हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। जैसा कि आपको पता है, हम जो है केमिस्ट्री में जो पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, केमिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री एक साइंस का ही पार्ट है जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। तो मतलब पूरे साइंस में उसमें से हम लोगों ने फिजिक्स को कवर किया है। अब एक केमिस्ट्री आज लास्ट इसका खंड है। उसके बाद से हम लोग जो है उस बायोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो जो अभी तक बीपीएससी के द्वारा पूछा गया उसको, और खासकर ये पीवाईक्यू बेस्ड जो है सेशन नहीं रहने वाला है। मुख्य रूप से पूर्णतः एक सिलेबस का जो समरी है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो और भी जो पहले इससे वीडियो पड़े हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, अगर अधिक समझ आपको बनाना है तो। उसमें हमने कवर किया है धातु अधातु तत्व कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिश्र धातु के बारे में, ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो हम लोग से पीछे जो है समय न होने के कारण पूरा डिस्कशन नहीं कर पाए थे हम लोग। तो उसको हम लोग आज पूरा करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़ जाए सभी लोग, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। पहला हम लोग का जो आज टॉपिक है वो रहने वाला है मिश्र धातु पे। तो मिश्र धातु कहते किसे हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है ऐसा तत्व, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक, उसको क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पीतल मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है, तो पीतल जो है वह किससे मिलकर बना होता है, तांबा और जिंक से। तो तांबा और जिंक का जो मिश्रण होता है लगभग 70% और प्लस 30% का जो मिश्रण होता है तांबे और जिंक का, उससे मिलकर आपका पीतल बनता है। ठीक है। वैसे टंगस्टन जो होता है, तो मुख्य रूप से जो मिश्र धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कम से कम तो दो धातु होगा ही होगा। तो दो धातुओं से या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हुआ जो धातु होता है, जो मुख्य रूप से यौगिक जो होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या क्या प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि पारद धातु मिश्रण है। पारद जो धातु है वो किसका मिश्रण है। जब नाम ही इसका पारद है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, Hg तो होगा। Hg मतलब मरकरी। मरकरी को क्या कहा जाता है, पारा भी कहा जाता है। ठीक है। इसका उपयोग हम लोग पढ़े थे, काम किया जाता है थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। इसका पाठ्यांक को पढ़ने के लिए थर्मामीटर का जो पाठ्यांक होता है, थर्मामीटर जानते हैं ना, थर्मामीटर जो शारीरिक टेम्परेचर को मापने का काम करता है, तो उसके पाठ्यांक को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें जो थर्मामीटर होता है उसमें, उस थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है इसी Hg का, इसी मरकरी का प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि यह किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन है आपका अतिरंगीन मिश्र धातु होता है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होता है। अब देखिए, अतिरंगीन क्या आपने देखा होगा, जो थर्मामीटर में लगा होता है वो तो द्रव के समान होता है, और द्रव कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा कहा रहा है कार्बन युक्त मिश्र धातु है, इसमें कार्बन कहाँ है, ये तो Hg है, पारा है, तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन पर आते हैं, कह रहा है पारद युक्त मिश्र धातु है, यानी ये जो मिश्र धातु बना है, इस मिश्र धातु का जो निर्माण हुआ है उसमें पारा भी लगा हुआ है, यानी Hg भी लगा हुआ है, Hg से मिलके ही बना हुआ है, मरकरी से मिलकर। तो ए ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट है, इसलिए यह ऑप्शन आपके क्या है, सही है। आया समझ में। तो ये ऑप्शन ए, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना परमाणु, उसके बाद से तत्व, जो पीरियोडिक टेबल पढ़े थे हम लोग, अभाव का नियम, ठीक है, वो क्लास जो लोग अटेंड किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। और भी अगर लोग नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग नहीं किए होंगे वो भी, उनको भी थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, बशर्ते आप जाके थोड़ा सा पीछे वाला जो वीडियो है उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ठीक वही है कि पीतल किसका मिश्र धातु। अगला प्रश्न, पीतल, हमने डिस्कशन में ही बताया है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, पीतल है, अब इसको ऐसे कर लीजिए पिताजी। कैसे याद करेंगे आप, पिता जी, ऐसे अगर याद करेंगे तो पी से क्या हो गया, पीतल हो गया आपका, और ता से तांबा, और जी से जिंक। तो तांबे और जिंक का जो मिश्रण होता है वही क्या होता है, आपका पीतल होता है। तो पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबे और जिंक का। अच्छा, तांबा का सूत्र क्या होगा, कभी ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, Cu और Zn। जिंक का क्या होगा, Zn होगा, और तांबे का क्या होगा, Cu होगा। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इस तरह। तो पीतल और एक मिश्र धातु है, किसका होगा, निकल तथा तांबे का, तांबे और चांदी का, निकल जस्ता का, जस्ता और तांबे का, किसका होगा, जस्ता मतलब जिंक को ही कहा जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, जस्ता मतलब जिंक और तांबा यानी Cu। तो Zn and Cu का, तो Zn and Cu
ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें ये भी याद रखिएगा कितना परसेंट इसकी होता है। तो कॉपर क्या होता है? 80% होता है, और जिंक कितना होता है? 20% होता है, ठीक है। तो पीतल का प्रयोग अब अगर पूछ दे तो कहाँ किया जाता है? तार बनाने में, मशीनें या कारतूस जो होते हैं वो बनाने में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है पीतल का। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, ठीक वैसे इसी तरह से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जस्ते से एक आयतन भाग, माने जिसका घनत्व है 71,000 किलोग्राम प्रति घन मीटर को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर, मतलब कह रहा है एक जिंक है, ठीक है, और ये अनुपात है क्या? तांबा, कॉपर का। तो कॉपर और जिंक का अनुपात, कॉपर लिया है 1 अनुपात में और जिंक लिया है 2 अनुपात में, मिलाने से पीतल बन रहा है। तो ये तो पता है कि कॉपर और जिंक के मिलाने से ही पीतल बनता है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर एक भाग जिंक का लिया हो तो 2 भाग किसका लिया है? कॉपर का लिया है, तांबे का लिया है। अब मिलाने से पीतल बन रहा है, ठीक है। पीतल का घनत्व तो पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम? तो पहले इसका जो घनत्व दिया है उसको जोड़ लेंगे। इसका घनत्व कितना है? 1 है, और गुणा कितना है घनत्व इसका दिया हुआ है? 7100, ठीक, अनुपाते। कॉपर का कितना है? तो कॉपर है संख्या में 2 और है कितना? 8900। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। अब अगर हम गुणा करें तो क्या होगा? 71 इकाने 71। तो चूंकि क्या पूछ रहा है हमसे? पीतल का घनत्व है, दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है। एक मिनट रुक जाइए। 7100 और इसका क्या होगा? 2 गुणे 8900। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7100 ही आया, और इसका क्या होगा? 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 8 16 1 17, डबल जीरो 17,800। अब दोनों को जब ऐड करेंगे हम, तो दोनों को ऐड करने पर क्या मिला? क्योंकि दोनों को मिला के क्या बनाना है? पीतल बनाना है। तो पीतल बनना है तो दोनों को मिलाया जाएगा ना, यानी जिंक और कॉपर दोनों मिलेगा। तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा? मुख्य रूप से देखेंगे अगर हम, तो ये कितना था? 7100 था। तो इसको जोड़ेंगे, 7100 प्लस 17,800 जोड़िए तो, और बटे में कितनी संख्या है? 1 इसकी है, 2 इसकी है, तो टोटल कितनी हो गई? 3। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो डबल जीरो, जीरो से जीरो जीरो जुड़ गया, 1 में 8 जुड़ा गया, कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। फिर 7 में 7 जुड़ेगा, 14 होगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 1 और 1 हासिल जो है 2 हो जाएगा, यानी 24,900 हो जाएगा। और बटे में क्या आया आपका? 3 आया। अब 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है आपको? आपको मिलेगा 3 बटे 24, 3 3 का 9, डबल जीरो, यानी आपका आंसर आया 83, यानी 8300। अब चूंकि ये है क्या? घनत्व है, तो घनत्व को मापा किस में जाता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इतना आंसर हो जाएगा, यानी 8300 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है? देखिए बी ऑप्शन है, 8300 किलोग्राम घन मीटर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आगे भी इस तरह से अगर प्रश्न बना रहा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अब मैंने 1 2 ये कहाँ से लिया? देखिए यहाँ पे एक आयतन कह रहा था ना, ऐसा कितना कह रहा था? 2 लिए कह रहा था कॉपर का, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से पीतल के घटक हैं, यानी पीतल तो आपको पता है कि पीतल कैसा धातु है? मिश्र धातु है, सिंपल सी बात है। तो मिश्र धातु है तो उसमें कौन कौन से घटक हैं, यानी कौन कौन से जो धातु हैं उसमें लगे हुए हैं, किन किन के मिलने से या इसका निर्माण हुआ है, पीतल का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, जस्ता या तांबा, दूसरा है लोहा और जस्ता, तीसरा है तांबा और निकेल, चौथा है लोहा और तांबा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया इस पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा आपका जस्ता, जिंक और तांबा, Cu। इसमें भी हम लोगों ने देखा कि कॉपर कितना परसेंट? 80%, और जस्ता कितना परसेंट? 20%। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो किसका घटक है? जस्ता और तांबे का, ठीक। आगे देखिए, फिर वही प्रश्न है, इसको बताइए आप लोग। पीतल कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी पीतल जो है मिश्र धातु है, और कौन कौन धातुओं के मिलने से बना हुआ है? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन होगा ऑप्शन?
ये क्या है, तांबा और निकिल है, क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। निकिल और जस्ता है, क्या ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम और जस्ता है, Mg और Zn, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। ये है क्या, कापर और जिंक, क्या ये होगा? बिल्कुल यही होगा। तो पीतल किससे मिलकर बना होता है? कापर और जस्ते से, यानी तांबे और जस्ता से, जिसमें से तांबा कितना 80% और जिंक कितना 20%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्टेनलेस जो स्टील होता है, मुख्य रूप से जो स्टेनलेस स्टील होता है वह किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है। स्टेनलेस जो स्टील आप देखते हैं तो किसका है, वही पूछ रहा है। तो पहला चीज, इसमें तो आयरन मिला होता है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टील देखे है ना, तो स्टील में क्या होता है, आयरन तो मिला ही होता है, सिंपल सी बात है। तो आयरन मिला हुआ है, तो यह ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन 3 ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हमसे पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आयरन यानी लोहा और निकिल का सूत्र होता है Na, क्या इसका है? नहीं। चौथा ऑप्शन कह रहा है आयरन और जस्ता, जस्ता माने जिंक, Zn का, क्या इसका है? बिल्कुल नहीं। और दूसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा था आयरन और क्रोमियम, क्रोमियम का सूत्र होता है Cr, तो क्या इसका है? हाँ, बिल्कुल इसका है। ठीक है, अच्छा, क्रोमियम जो है उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है कभी कभी, ये ध्यान रखिएगा। उत्प्रेरक मैंने बताया था ना, उत्प्रेरक क्या करता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उस रिएक्शन को एप्रोप्रिएट कर देगा, यानी उत्तेजित कर देगा, बना देगा, यानी जल्द से कराने का काम करता है। हाँ, उसमें हिस्सेदारी उसकी नहीं रहती है। जो भी उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, बस यही उनका काम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, फिर वही प्रश्न है आपके पास कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? अभी हम लोगों ने देखा है किसका है, आयरन और क्रोमियम का, यानी लोहे और क्रोमियम का। अच्छा, शरीर में आयरन जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? शरीर में पाया जाने वाला जो आयरन है, जो किस में पाया जाता है? RBC में, रेड ब्लड कार्पल्स में, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें पाया जाता है। उसका नाम क्या है? आयरन, जो शरीर में आयरन पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? उसका सूत्र क्या Fe है? इस आयरन का तो Fe है, ये तो तत्व है। इस आयरन का क्या है? हीमोग्लोबिन। तो ये आयरन युक्त पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन, जो RBC में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो रहा है, निम्न में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती? अब देखिए ये चीज, संक्षारण क्या होता है? धातु पर किसी अन्य परत का चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जब किसी धातु पे कोई परत चढ़ जाता है तो उसको कहते हैं संक्षारण। अब जैसे लोहा है, लोहे पर जब लोहा जो है नमी से अभिक्रिया कर लेता है, नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो उस पे भूरे या लाल रंग का एक परत चढ़ जाता है, जो जस्ते का परत होता है, तो उसको क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। ठीक वैसे ही जो सिल्वर है, चांदी है, उस पे भी वह सिल्वर का रंग कैसे हो जाता है? मुख्य रूप से काला हो जाता है जब उस पे कोई परत चढ़ती है। तो वैसे ही आपका क्या है? तांबा है। तो तांबा भी जब संक्षारित होता है, तांबा भी जब संक्षारित होता है तो क्या हो जाता है? उस वह किस रंग का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो संक्षारण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका संक्षारण नहीं होता है, जिन पर कोई भी तत्व नहीं चढ़ता। आखिर कौन वो तत्व होंगे? तो मैंने बताया संक्षारण वही होता है जो अभिक्रिया कर लेता है। यानी मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया, अगर जैसे लोहे को अगर नमी अगर मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए तो वो अभिक्रिया कर लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो उस पर परत चढ़ जाता है। तो वैसे ही ऐसे तत्व जो होंगे जो अभिक्रिया नहीं कर पा रहे होंगे, मुख्य रूप से उस पर संक्षारण नहीं हो रहा होगा। अच्छा, संक्षारण से अगर जो जिन तत्वों में संक्षारण हो जाता है उनसे सुरक्षा कैसे किया जाता है? तो एक प्रक्रिया होती है यशद लेपन की, यशद लेपन के द्वारा भी किया जाता है, या ग्रीस लगा के भी किया जाता है, या घरों में देखे होंगे जो आयरन आता है उसकी पेंटिंग भी की जाती है। तो ये प्रोसेस है जिससे संक्षारण से सुरक्षा भी किया जाता है। और संक्षारण के चलते जो है वो क्या होता है, वो जो तत्व होता है वो घिसता है या वो खराब हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा था कि संक्षारण नहीं करती है, तो कौन ऐसे तत्व हैं जो संक्षारण नहीं करती है? तो पहला चीज हम पकड़ेंगे लोहा। लोहा तो संक्षारण करता है भाई, लोहा तो संक्षारण करता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। हमसे पूछा है संक्षारण नहीं करता है, तो कौन संक्षारण नहीं करता है? सोना। देखिए सोना कितना हो पुराना हो, मिट्टी में भी रख दिया जाए तो क्या वह किसी से अभिक्रिया कर सकता है? नहीं कर सकता है। और सोने का सूत्र क्या होता है? Au। ठीक है, तो सोना एक तो ऑप्शन हमको मिल गया। कि और भी देखते हैं क्या, और कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन प्लेटिनम है।
प्लेटिनम भी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी ये भी संक्षारित नहीं होता है। तो इस तरह से दो दो ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए भी सही हो गया और ऑप्शन सी भी सही हो गया। अर्थात सोना भी संक्षारित नहीं होता है और प्लेटिनम भी संक्षारित नहीं होता है। तो डी ऑप्शन अब हम देखते हैं, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ बिल्कुल एक से अधिक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब इस तरह से प्रश्न देगा तो एक से अधिक आपको देगा। ये देखिए बीपीएससी का बीएओ वाला जो हुआ था एग्जाम अभी मार्च में 2024 में, उसी का ये है क्वेश्चन। तो इस तरह से भी आपको फॉर्मेट दे सकता है। अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें हो सकता है 2 या 2 से अधिक। जैसे पहले बीपीएससी में 5 ऑप्शन देता था तो 5वें ऑप्शन में दे देता था इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता था। तो अब माइनस मार्किंग कर दिया है, तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट हैं वो ये समझ रहे हैं कि इसमें तो और अच्छा है कि हाँ एक ही ना होगा, कोई दो तो होगा नहीं। तो ऐसा भी प्रश्न का ऑप्शन दे सकता है। अगर ये नहीं कि एक आप देखें और वहाँ ए के बाद ना देखें, केवल ए पे टिक कर दे आगे बढ़ गए गोला कर लिए, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो पूरे ऑप्शन को आप जाँच कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि इसमें देखिए जैसे सोना भी सही था, प्लेटिनम भी सही था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो आगे चलिए, यह प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न नॉन मेटल से हम लोग करेंगे, जो अधातुएं होती हैं। अधातुओं के बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा भी किया था विस्तृत रूप से कि अधातु किसे कहते हैं। मुख्य रूप से जो आघात वर्ध न हो, मुख्य रूप से जो चमकीले न हो, लेकिन अपवाद है, उसका अपवाद भी है। ठीक है, जिसमें विद्युत का संचारण न हो, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन अपवाद भी है उसका। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न लेके चलते हैं। इसमें क्या है पहला प्रश्न, सोडा वाटर आप लोग देखे होंगे, सोडा वाटर आपने देखा होगा। तो सोडा वाटर की जो बोतल होती है, जब बोतल खोली जाती है तो खोलने पर एक गैस निकलती है, कोई गैस निकलती है। तो सोडा वाटर की जो बोतल खोली जाती है ना, या कोको कोला के देखे होंगे, या मुख्य रूप से जो भी है स्प्राइट वगैरह जो कुछ भी जो आता है पेय पदार्थ, उसका जब बोतल आप खोले होंगे तो एक गैस निकलती है। वह कौन सी गैस होती है आपको बताना है। ऑप्शन है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 2017 का था, चूंकि इसीलिए 5 ऑप्शन है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जब कोको कोला वाला या सोडा वाटर की जो बोतल खोली जाती है तो उसमें से एक गैस निकलती है, वो गैस का क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, ग्रेफाइट और हीरा किसका अपरूप होता है, कार्बन का ही अपरूप है। कौन, ग्रेफाइट और हीरा, ये किसका अप्रूफ है, कार्बन का ही अप्रूफ है। अब कार्बन का अप्रूफ है तो कह रहा है इसके संबंध में आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है आपके पास, इनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। क्या दोनों की क्रिस्टलीय संरचना है, यानी ग्रेफाइट की और हीरा की, क्या दोनों की क्रिस्टलीय संरचना एक जैसी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उनकी कठोरता समान है। क्या जितना हीरा कठोर है उतना ग्रेफाइट कठोर होता है, क्या जितना हीरा कठोर है उतना ग्रेफाइट कठोर होता है, नहीं होता है। तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि उनकी विद्युत चालकता समान है। विद्युत चालकता समान कहाँ है, विद्युत चालकता दोनों की अलग होती है, तो भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, कि कह रहा है कि एक समान यानी केमिकल रिएक्शन किया जाए तो एक समान केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, तो दोनों में क्या होता होगा, कार्बन होता होगा। ठीक है, तो रासायनिक जो प्रतिक्रिया होती है वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो गया। ठीक, कठोरता में देखा जाए तो ग्रेफाइट कम कठोर है, हीरा ज़्यादा कठोर होता है, मैंने बताया ही। वही ग्रेफाइट की विद्युत चालकता जो है हीरे से अधिक होती है, सबसे ज़्यादा तेज से विद्युत का प्रवाह ग्रेफाइट में हो जाएगा, लेकिन हीरा में नहीं होगा उतना तेज से विद्युत का प्रवाह। लेकिन दोनों चूंकि कार्बन के साथ सौजोदी बंधों से बंधे होते हैं, इसीलिए रासायनिक गुण इनके क्या होते हैं, समान होते हैं, मैंने बताया ही अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन डी सही था, हमने देखा है। अगला प्रश्न बताइए, अगले प्रश्न का उत्तर कि शुष्क बर्फ है क्या। जो शुष्क बर्फ देखते हैं आप, उसको क्या कहा जा सकता है, क्या है। तो शुष्क बर्फ जो होता है, जो ठोस बर्फ देखे हैं ना, जो गर्मी के दिनों में सिल्ली जो होती है, जो शुष्क बर्फ होती है, उसकी बात कर रहा है कि यह है क्या होता है, यानी है क्या, ठोस पानी होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, निर्जल बर्फ होता है, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपने देखा है, इसका सूत्र होता है H2O2। अच्छा, जल का क्या होता है, H2O।
ये वाटर का होता है, जल का होता है। तो जल का सूत्र तो आपने जाना होगा, लेकिन इस O में ही अगर दो अणु हो जाए ऑक्सीजन के, तो ये हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। कहीं यूज इसका देखें, कहीं पे यूज इसका देखें H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, कहीं पे यूज देखें तो बताइए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कहीं यूज देखें? देखिए वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भी किया जाता है, गुब्बारों में भी इसका किया जाता है। मुख्य रूप से जो कान होता है ना, कान मनुष्य का, उसमें अपशिष्ट पदार्थ जब चले जाते हैं तो आप जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उसमें एक घोल डालता है कान में, और ये पूरा जितना भी कचरा होता है उसको बाहर निकाल देता है, देखे होंगे। तो कौन सा चीज होता है? यही होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस पानी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग तो ठोस पानी पे ही टिक कर देंगे, लेकिन ये इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन बी। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्लास 9th की एनसीईआरटी आप जब पढ़े होंगे तो उसमें सीधे सीधे मेंशन है ये चीज कि हाँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठीक वही प्रश्न है, केवल लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, प्रश्न वही है। तो बताइए, डिहाइड्रेट बर्फ होता है, पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ होती है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? कौन सा होगा? अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया है इस पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? डिहाइड्रेटेड बर्फ, पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सा होगा? कौन सा होगा? अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न फिर वही प्रश्न आएगा, शुष्क बर्फ क्या है? आप बता ही देंगे कौन होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। ये हम लोग देखे हैं, ठीक। तो इसलिए आगे चलता है। अब देखिए ये प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? किसमें कार्बन नहीं होगा? ये थोड़ा है मजेदार प्रश्न। क्या कह रहा है कि किसमें कार्बन नहीं है? हीरा में नहीं है, कि ग्रेफाइट में नहीं है, कि कोयला में नहीं है, या चौथा ऑप्शन में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए। किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। देखिए हीरा भी किसका रूप है? कार्बन का प्रूफ है, तो कार्बन होगा ही इसमें। ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ है, तो इसमें भी कार्बन होगा। और कोयला कार्बन ही है, तो ये भी कार्बन होगा। तो तीनों तो कार्बन होगा ही होगा। तो कह रहा है कार्बन किसमें नहीं होगा? तो इसमें तो तीनों हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी होगा सही आपका, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ भाई, पॉलिटी का भी जाके आप देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पॉलिटी का भी आप जाके देख सकते हैं उस पर, चैनल पे, ठीक है। पूरा जो है पीवाईक्यू कराई गई है और पूरा पॉलिटी कवर है उसमें। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे सख्त, सख्त का मतलब सबसे हार्ड कौन है? हीरा है, ग्लास है, क्वार्टज है, प्लेटिनम है? कौन सबसे ज्यादा हार्ड है बताइए। तो ये आप तो बता सकते हैं, अनुमान से ही बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हीरा। इन सब में कठोर सबसे ज्यादा कौन है? हीरा, ठीक है। तो हीरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है। तो देख भी लीजिए इसका, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है इसमें, और इसमें त्रिविमीय दृढ़ संरचना होती है, यानी 3D संरचना। हीरे की संरचना अगर पूछ दे तो कैसी होती है? 3D होती है, त्रिविमीय होती है, ठीक है ना। अब इसके कठोरता के कारण इसका उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? कांच को काटने में, और कठोर जो पत्थर होते हैं उसमें छिद्र करने वाले औजारों को बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि वाहनों से निकलने वाली गैस, यानी वाहन जब आप चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो उसमें से धुआं निकलता है, तो उस धुएं से कौन कौन सी गैस निकलती है ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता है, ये तो बात सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। मार्स गैस जो होता है वो मीथेन को कहा जाता है, CH4 को कहा जाता है, ठीक है, मेथेन को कहा जाता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऐसे ही गलत है। लेकिन ये दो ऑप्शन तो सही है। तो यहाँ पे ये जो होगा स्टार पर चला गया होगा। स्टार का मतलब समझ रहे हैं ना, कि आयोग के द्वारा गलती हो गई, नंबर सबको मिल गए होंगे इक्वल,
लेकिन है हमको चूंकि सीखना है, तो सीखने के लिए आप जान जाइए कि हाँ ये दोनों ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है और नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, तो इसको जो लोग किए भी होंगे या नहीं भी किए होंगे सबको मिला होगा, नंबर मिला होगा इक्वल, ठीक है। तो देखिए वाहनों से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, ये सब उत्सर्जित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न के अधिकतर जो विकल्प हैं वो सही थे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या बनाया जाता है, क्या बढ़ाया जाता है। तो पहले तो ये जानिए कि स्टील मुख्य रूप से, स्टील जो है वह कैसा धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ठीक है। तो मिश्र धातु है तो मुख्य रूप से किसका है, उसमें लोहा मिला होता है, क्रोमियम मिला होता है। तो स्टील को कह रहे हैं कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा, किसकी बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा। किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इस्पात को उचित मात्रा में जब कार्बन मिलाया जाता है तो कठोरता या तन्यता, सुगठिता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है कार्बन को, ताकि और वो इस्पात जो है कठोर हो जाए। तो कठोरता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हीरा अप्रूफ है, किसका अप्रूफ है बताइए। ये तो हमने डिस्कस किया है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, हीरा किसका अप्रूफ है। बताइए हीरा किसका अप्रूफ है। सोने का है क्या, बिल्कुल नहीं, सोने का तो है ही नहीं, यही होता है सोने का सूत्र। चांदी का है क्या, चांदी का सूत्र क्या होता है, एजी होता है। चांदी का है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मिट्टी का है क्या, नहीं है। कार्बन है क्या, बिल्कुल कार्बन का। तो कार्बन का प्रूफ हीरा भी है और ग्रेफाइट भी है, ठीक है। तो कार्बन का प्रूफ है हीरा, ठीक। तो किसका है, कार्बन का है। चार अन्य परमाणु, परमाणु से होकर एक दृढ़ 3D के रूप में है। यह अभी अभी हम लोग चर्चा भी किए हैं कि 3D रूप में होता है इसकी आकृति। अगला प्रश्न देखिए, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभी पीछे हम लोग चर्चा भी किए हैं इस पे, वही प्रश्न है। भाषा थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो चेंज है और तब ये दिया गया है। पहला ऑप्शन है, इनकी विद्युत चालकता समान होगी, इनके पास समान क्रिस्टल संरचना होंगे। क्रिस्टल संरचना समान तो होंगे नहीं, हीरा और ग्रेफाइट की अलग अलग है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होगी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, ई ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं था इसमें। कौन सा कथन सत्य है, तो सब के सब कथन जो है गलत है। तो देख लीजिए, हीरा और ग्रेफाइट जो है दोनों कार्बन के अप्रूफ होते हैं, हमने पढ़ा ही है पहले, कार्बन के अप्रूफ होते हैं। उनकी कठोरता तो समान होती है, लेकिन हीरे में कार्बन की चतुष्फलकी संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट में देखा जाए तो खटकोड़ी होती है, समतल। ये पहला अंतर तो ये हो गया कि हीरे में चतुष्फलकी होती है और ग्रेफाइट में खटकोड़ी होती है, ठीक है। वही हीरा जो होता है सबसे कठोर है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। वही हीरे की विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट को देखेंगे तो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है मुख्य रूप से। तो इसलिए ऑप्शन ई सही था, ठीक है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अक्रिस्टलीय जो कार्बन होता है उसका शुद्धतम रूप क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो अक्रिस्टलीय कार्बन का रूप क्या है, शुद्धतम रूप, ये बताइए। तो दीपक की जो कालिख होती है ना, जब दिया जलाया जाता है तो उसके ऊपर जब जलता है ना तो कालिख लगती है, तो उसकी जो कालिख होती है वही क्या होती है, अक्रिस्टलीय कार्बन होती है। मुख्यतः क्या होती है, अक्रिस्टलीय कालिख होती है। तो अक्रिस्टलीय कालिख, अक्रिस्टलीय कार्बन कौन होता है, दीपक की कालिख होती है। ऑप्शन डी सही होगा आपका, ठीक ना, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरा एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में विकसित किसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रयोगशाला में जो हीरा होती है मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। जो ग्रेफाइट होता है ना, चूंकि कार्बन का अप्रूप क्या है, एक तो हीरा है एक ग्रेफाइट है, तो जो ग्रेफाइट है ना उसी को आप प्रयोग जो है प्रयोगशाला में विकसित हीरा के रूप में या एलजीडी के रूप में, उसके बीज के रूप में किया जाता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एलजीडी का फुल फॉर्म होता है लैब ग्रो डायमंड, इसको याद रखिएगा, लैब ग्रो डायमंड। यह जो होता है इसका संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और इन हीरों का निर्माण अधिकतम दो विधियों, उच्च दबाव उच्च तापमान विधि या रासायनिक वाष्प जमाव जैसे सीबीडी जो है उसके माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा क्या था, ऐसे ही था।
अगला प्रश्न देखिए, फ्लोरीन अथवा बकीबाल कार्बन परमाणुओं से बना होता है। पूछ रहा है कि फ्लोरीन कितने या कौन से कार्बन परमाणु है उनसे बना होता है, मुख्य रूप से यही पूछ रहा है आपसे। तो मुख्य रूप से ये आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फ्लोरीन कार्बन का एक स्वरूप होता है और 60 कार्बन परमाणु उसमें होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो 60 का ही था नहीं, 20, 40, 45, 50 था। तो फ्लोरीन जो होता है उसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 60 होते हैं। और इसका उपयोग फ्लोरीन का कहाँ किया जाता है, अति चालकता के रूप में या सेमीकंडक्टर के रूप में या स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मुख्य रूप से फ्लोरीन जो है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, अति चालकता, अर्धचालक, स्नेहक आदि ये सारी चीज़ों में किया जाता है। तो ये तो रहा आज का हम लोगों का टॉपिक, जो हम लोगों ने पीछे चूंकि कवर भी किया था, और उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है एमसीक्यू मान लीजिए, पीवाईक्यू मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, एक रूप से प्रैक्टिस कराने के लिए हमने स्टार्ट किया, ताकि हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था वो चीज़ हम लोग हमारा बना रहा है ये सारी चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपका फाउंडेशन साइंस में नहीं है तो फाउंडेशन बनाइए, सीधी सी बात है, चाहे वो कहीं से आप बना रहे हो, कहीं से सोर्स इकट्ठा कीजिए, बनाइए। सबसे अच्छा जो सोर्स है एनसीईआरटी है, क्लास 6 से क्लास 10 की, और उस एनसीईआरटी को या तो आपने सेल्फ से पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं सेल्फ से पढ़ रहे हो तो हमारा एक अनदर जो चैनल है, इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, द क्लासमेट गुरु, उसका नाम है द क्लासमेट गुरु के नाम से है। वहाँ पे उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी साइंस का, और पूरा एनसीईआरटी साथ साथ आपका मैप का जो क्वेश्चन होता है ना, ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड मैप होता है वो भी आपका साथ साथ कवर होता है। तो लगभग बायोलॉजी वहाँ पे समाप्त होने के कगार पे है, और जैसे ही बायोलॉजी वहाँ पे समाप्त होगा वैसे ही फिर क्लास 6 से अभी चलने वाला है, फिर क्या आपका फिजिक्स चलने वाला है। तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके वहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी जो विज्ञान से रिलेटेड अगर आपको फाउंडेशन बनाना है तो। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।